हेलो हेलो गुड इवनिंग। हम लोग एक लेक्चर जो है वो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्चुअली ये लेक्चर है और एओडी के पार्ट में ये जो लेक्चर है ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पे बेस्ड है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की वजह से, कैलकुलस के हेल्प से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालते हैं। तो इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड्स में भी आता है और ये आपके जेईई मेन के लिए भी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले तो इसमें एक्चुअली समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो टैंजेंट होता है तो एक्चुअली ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ टैंजेंट या स्लोप ऑफ किसी भी लाइन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें सिंपल सा ये है कि अगर हम दो एक्सेस यहाँ पे कनेक्ट कर लें, लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस और ये हम बना ले वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम दो पॉइंट्स ले लें, लेट अस से पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, और ये पॉइंट है, इसको x1 कॉमा y1 मान लें हम लोग। दिस इज x1 कॉमा y1 और ये जो पॉइंट है ये हम x2 कॉमा y2 ले लें। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या जो ये लाइन ज्वाइन करता हुआ, ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, इस लाइन का स्लोप एक्चुअली कैसे पता करता है, हाउ टू फाइंड द स्लोप। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल सा चीज़ बता दें कि स्लोप जो है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर हम स्लोप को m से डिनोट करें तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में m जो होता है वो एक्चुअली tan थीटा होता है, ठीक है। और ये ओके, तो स्लोप जो होता है वो m इक्वल टू tan थीटा होता है। जस्ट व्यू करें, और tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस या वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे इस लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है तो इस लाइन का स्लोप ये है कि एक्चुअली हम लोग को इसमें ये देखना है कि हम लोग कैसे इसमें वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल का इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो है वो हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, तो लेट अस से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी लाइन का अगर हमको स्लोप निकालना है तो हाउ टू फाइंड दिस स्लोप। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको एक क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल के मिलते ही हमको पता है कि अगर इस ट्रायंगल में ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, अगर इन दोनों का रेशियो हम निकाल लें तो इस लाइन का इंक्लिनेशन, मतलब ये वाला जो एंगल है वो एंगल का टैन हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। बट दिस इज नॉट थीटा एक्चुअली। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप निकलता है सर क्या ये एक्चुअली थीटा, नहीं, थीटा ये नहीं है। अगर आपको हम बहुत गहराई से बात को समझाने की कोशिश करेंगे तो थीटा पता है कौन सा एंगल होता है, थीटा होता है बच्चा तुम्हारा ये एंगल, दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा। तो क्यों थीटा 90 से बड़ा ही होना था इसका स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि ये लाइन कैसा है, अगर आप देखेंगे तो ये उतरता हुआ स्लोप है, गिरता हुआ पहाड़। तो गिरता हुआ पहाड़ का स्लोप हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसीलिए इसका एंगल थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। बट ज्योमेट्रिकली अगर मान लीजिए हमको इसका स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वर्टिकल से इस हॉरिजॉन्टल का रेशियो निकालते हैं। अब अगर आपको ये आपको वर्टिकल का लेंथ जानना है तो आप कैसे जानिएगा, आपको पता है कि ये जो हाइट है, ये हाइट जो है वो y1 है, और ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है यहाँ पर, y2 है, पक्का। तो क्या ये वाला हाइट y1 है और ये वाला हाइट कितना है, y2 है। तो अगर ये y1 है और ये आपका y2 है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बीच में जो ये लेंथ है वो लेंथ y1 माइनस y2 है। और ये आप फिर इधर वाला पॉइंट अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट x2 है, और इधर वाला पॉइंट अगर आप देखें तो ये पॉइंट क्या है, x1 है। तो देयरफॉर ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये बॉस x2 माइनस x1 होता है और ये वाला लेंथ क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है। तो इससे फाइनली ये पता चलता है कि बॉस देखिए
सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो कोऑर्डिनेट हमको मालूम है दो पॉइंट का और उनको लाइन ज्वाइन करती है अगर उन दो कोऑर्डिनेट्स को, और उसके बीच अगर हमसे क्या पूछा जाए, उसका स्लोप पूछा जाए, तो स्लोप जो होता है वो सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी जो हाइट है y2 माइनस y1 बाई क्या हो जाता है बताइए, x2 माइनस x1। तो ये चीज़ अगर आप इसको जहन में रखें, क्योंकि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये रिक्वायर्ड था। द डिफरेंस इन y by difference in x is actually the slope of the line connecting two given points x1, y1 and x2, y2। आगे बात समझ में चले। थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड एंगल ही रहता है। हाँ, थीटा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है। ये तो हम फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम ये किए। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें सिखाना चाहते थे आपको कि हमेशा जो लेंथ होता है वो y2 माइनस y1 बाई यहाँ पर x2 माइनस x1 होगा। और अगर तुम यहाँ पे y2 पुट करोगे तो देखो y2 जो है वो इस मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से y2 जो है उसका लेंथ बेटा कम है और y1 जो है वो ज़्यादा है। तो कभी भी तुम y2 माइनस y1 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना, आंसर नेगेटिव आएगा। तो स्लोप नेगेटिव ही होगा इस लाइन का, क्योंकि ये गिरता हुआ पहाड़ है। तो अल्टीमेटली एक डेरिवेशन के लिए ये समझ में आता है कि भाई जो स्लोप होता है उसका कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। y का यानी अगर मैग्नीट्यूड वाइज ले लें और एक फॉर्मूला बना लें तो आप यही बोल सकते हो कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 है, या फिर आप इसको यूँ समझ लो कि चेंज इन y बाई चेंज इन x होता है। ये आपका स्लोप होता है अगर y और x एक्सिस में कोई भी चीज़ है, कोई भी लाइन अगर दिया हुआ है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के इस वाले पोर्शन को जो हम लोग क्लास 10 में सीखते हैं या 11th में सीखते हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलस में। अच्छा, कैलकुलस में कैसे यूज़ करते हैं? कैलकुलस में यूज़ ऐसे करते हैं बॉस कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोग जो है वो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक क्या ले लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं। तो कोई मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक जो है वो फंक्शन लिया और फंक्शन मेरा कुछ यूँ था, और ये जो फंक्शन है ये y इक्वल टू कोई fx पॉइंट है। y इक्वल टू क्या है, कोई fx कर्व है, उसका कोई फंक्शन का ये कर्व है। y2 माइनस y1 ही होगा यहाँ पर। अगर आप y2 माइनस y1 ही होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब क्या होगा कि जब आप इसको माइनस करिएगा, मतलब कि ये जो लेंथ अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा ज़रा बताइए, ये अल्टीमेटली माइनस साइन दे देगा ना बच्चा। और अगर ये नेगेटिव दे दिया तो ये बात तो ट्रू ही हो गई ना कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होता है। तो इस लाइन का स्लोप तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो आपको मैथ्स खुद ब खुद दे देगा। और अगर आप इसको y1 माइनस y2 कर दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो आप इसका स्लोप तो ये तो आप निकाल दीजिएगा, मगर फिर आप इस एंगल का टैन निकालिएगा। अगर हमको ये वाला एंगल का इस थीटा का टैन चाहिए तो हमको y2 माइनस y1 ही लिखना होगा। और अगर हमको इस एंगल का ये जो येलो वाला जो मैंने बताया था अंदर वाला थीटा है बच्चा, अगर ये अंदर वाले थीटा का, इसको हम थीटा डैश बोल देते हैं। अगर हमको थीटा डैश लिखना होता ना, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे टैन थीटा डैश, तो हम y1 माइनस y2 बाई x2 माइनस x1 लिखते हैं, तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि अंदर वाले थीटा के लिए हम ये लिखते हैं। पर आउटर वाले थीटा के लिए चूंकि हमको मालूम है कि स्लोप मेरा क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए हमको क्या लिख रहे हैं, y2 माइनस y1 लिख रहे हैं। ये इस पे इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक बेसिक्स है जो हम आपको सिखाना चाह रहे थे कि हमेशा स्लोप जो होता है वो आपको फोकस इस पे करना है कि चेंज इन y बाई चेंज इन x होता है। और y जो है वो कोई भी दो कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी दो कोऑर्डिनेट अगर हो उसका y को माइनस कर दीजिए, बाई उसके x को माइनस कर दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब आपको स्लोप मिल जाएगा उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन का। अब देखिए ये कोई आगे बढ़ते हैं, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। इस y इक्वल टू एफ एक्स पे किसी पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है।
तो अगर हम यहाँ पे कोई एक गिवन पॉइंट ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे दिस इज माय पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे हम क्या करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम अगर टैंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस से कि ये टैंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्चुअली टैंजेंट। ये जो येलो लाइन है वो पॉइंट पी पर इस कर्व पे टैंजेंट है ना। तो लोग बोलता है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। कभी कभी क्या आता है सवाल कि सर इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक, ओके, चलिए अब समझिएगा बहुत अच्छे से। इस लाइन का जो स्लोप है, अब इस बात को समझेंगे अच्छे से कि सर ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली क्या है, टैंजेंट है। तो टैंजेंट जो होता है वो किसी कर्व पे पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। तो उस पॉइंट पे उस कर्व का, उस पॉइंट पे उस कर्व का जो स्लोप होगा वही स्लोप इस टैंजेंट का होगा, पक्का। तो अब किसी कर्व पे जो स्लोप निकलता है वो स्लोप कैसे निकलता है, हाउ टू फाइंड अ स्लोप, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इन कैलकुलस अगर हमको स्लोप निकालना होता है, कैलकुलस में स्लोप एट अ पॉइंट निकालना होता है। मान लेते हैं पॉइंट में हम मान लेते हैं ए कॉमा बी। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, स्लोप एट अ पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है, ऑफ अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर, ए कॉमा बी पर। तो स्लोप जो होता है वो कैसे देना है, बस आपको क्या कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स कर देना है। जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन का आपको क्या कर देना है, बताइए, आपको डिफरेंशिएट कर देना। हमको क्या कर देना है भाई, उसको डी वाई बाई डी एक्स कर देना है। तो हमको उस कर्व का, उस कर्व पे उस कर्व पे उस पॉइंट पे हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। अब उस कर्व पे जो उस पॉइंट पे स्लोप मिलेगा वो स्लोप एक्चुअली टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टैंजेंट भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, हाँ कि ना। चले अब आगे, इतनी बातें ध्यान में रखें। और एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और प्री रिक्विजिट हम लोगों को रिक्वायर्ड होगा, वो ये है कि क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। जो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन का कौन सा फॉर्म है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ये प्री रिक्विजिट है, ये हमको आना चाहिए कि किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखें अगर उस लाइन का स्लोप मालूम है और हमको क्या मालूम है, बोलिए। हाँ, एक पॉइंट पता है जो उस लाइन पर है और उस लाइन का क्या पता है, स्लोप मालूम है, ठीक है। तो देखिएगा कोई तोप साइंस नहीं है, आराम से फिर से समझेंगे इस चीज़ को। फिर से हम जो है वो एक्सेस ले लेते हैं। लेट अस से ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, इसमें हम कोई लाइन ले लेते हैं। लेट अस से कि ये कोई लाइन था, ठीक है। इस लाइन की क्या क्या चीज़ें हमको पता है, तो इस लाइन का हमको जो है वो स्लोप पता है। स्लोप जो है वो कितना है भाई, m है। और ये लाइन जो है वो एक पॉइंट P से गुजर रहा है। उस पॉइंट P को आर्बिट्ररी हमने क्या मान लिया, x कॉमा, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, x कॉमा y मान लिया। x कॉमा y नहीं मान लेते, उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x1 कॉमा y1। चलिए x1 कॉमा क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं। तो जानते हो इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा गया, एकदम सिंपल तरीके से, कोई तोप साइंस नहीं था। बड़ा इंटरेस्टिंग वे में इस लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है। एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट x1 कॉमा y1 से गुजर रहा है और उसका स्लोप m अगर आपको मालूम है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे लिखते हैं, देखो।
इस लाइन में आर्बिट्ररी हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई। क्यों मान लीजिए? अब हम लोग को मालूम है कि इन दोनों पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट पता है तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होगा बोलिए? y का डिफरेंस बाई x का डिफरेंस। तो इसका मतलब कि हम इस लाइन का स्लोप कैसे लिख सकते हैं? अगर हमको इस लाइन का स्लोप लिखने के लिए कहा जाता तो हम कैसे लिखते कि सर स्लोप हम इसका यूं लिखते हैं कि m इज इक्वल टू, ये जो हमने अपने से माना है ये क्या है, y माइनस क्या लिखते y1, और यहाँ क्या लिखते x माइनस x1 लिखते। तो आप जरा देखो तो गौर से, क्या आपने इक्वेशन ही नहीं लिख दिया? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आप देखिए तो क्या है कि ये लाइन का इक्वेशन नहीं हो गया, जिसमें x1 y1 आपको मालूम है, m मालूम है, y और x में आपने इक्वेशन लिख दिया लाइन का। कितना ज़बरदस्त बात है। तो हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज पता था कि चेंज इन y बाई चेंज इन x को स्लोप कहते हैं, और एक पॉइंट से गुजर रहा था, हमने आर्बिट्ररी एक इक्वेशन बनाने के लिए एक एक्स वाई पॉइंट मान लिया, और एक्चुअली हमने स्लोप लिखा, और इससे हमको क्या मिल गया? हमको क्या मिल गया बॉस? इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। अरे तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, और ये चीज़ पता हो कि स्लोप किसी भी कर्व पे अगर हमको निकालना हो किसी गिवन पॉइंट पे, तो उसका क्या कर देना होता है? डी वाई बाई डी एक्स कर देना होता है। इन दोनों बातों को अब हम लोग मिला देते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्या कर देते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे ही इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आप जोड़िएगा, आप देखिए कमाल हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा? इस कर्व पे, इस पॉइंट पर हम लोगों को टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो क्या टैंजेंट एक लाइन है? इसका मतलब कि ये पॉइंट हमको मिल गया, और इस लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? ये इस कॉन्सेप्ट से मिलेगा कि स्लोप जो है इस लाइन का, वो एक्चुअली इस कर्व के स्लोप के बराबर है इसी पॉइंट पे। बस अपना काम हो गया भाई। इतना मस्त बात हम बता दिए। अब यहां से देखिए, इन दोनों बातों को जोड़ते ही किस तरीके से गजब आपका जो है वो इक्वेशन बन जाता है। आप क्या लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऑन अ कर्व एट पॉइंट x1, y1, ठीक है, इज गिवन एस। कैसे दिया जाएगा? चलिए फिर से ज़रा मज़ा आ जाए कि अगर प्लॉटिंग हो जाए तो। ये y है, ये x है। आराम से देखना, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये कर्व हो गया, ये पॉइंट P हो गया, और ये पॉइंट पे x1, y1 हो गया। इस पॉइंट पे हमने टैंजेंट बना दिया। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऑन कर्व, ठीक है, कर्व क्या था भाई? कर्व है मेरा y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट इज गिवन एज। तो हम यहाँ पे क्या बहुत जबरदस्त बात बोले, जो एकदम नोट करने लायक बात हम बोल दिए। क्या बोल दिए? कि स्लोप ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। अब कोई हमको इस बात का दलील पूछेगा कि सर ये बात क्यों ट्रू है कि काहे कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे लाइनवा का स्लोप के बराबर हुआ है? तो इसका दलील हम बड़ा ज़बरदस्त देते हैं यूनिकनेस थ्योरम से, कि टैंजेंट जो होता है वो किसी भी कर्व लाइन पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर टैंजेंट होता है। मतलब only one and only tangent is possible to a curve at a particular point। मतलब इसके अलावा कोई और tangent हो ही नहीं सकता था उस पॉइंट P से
गुजरने वाला। अगर ऐसा होगा तो फिर ये कर्व जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब मैथ्स के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस कर्व पे, उस एक सिंगल पॉइंट पी पर सिर्फ एक ही टैंजेंट गुजर सकता था। तो अगर ऐसी बात है तो उस कर्व का उस पॉइंट पी पे जो स्लोप होगा वो उसी टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। वाह, क्या बात हो गई। तो अगर हम इस टैंजेंट के स्लोप को हम क्या मान लें भाई, m मान लें, तो हम यहाँ से क्या बात बोल सकते हैं कि ये जो दिस इम्प्लाइज जो मेरा m है, स्लोप ऑफ टैंजेंट है, वो एक्चुअली सर dy/dx है। कहाँ पर बोलिए, किस पॉइंट पर, x1, y1 पर। अग्रीड हो गया, एकदम समझ में आ गया। अच्छा, अब वो वाला कॉन्सेप्ट मिला देते हैं कि हमको ये लाइन का स्लोप मालूम और ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है सर, x1, y1 से। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एकदम देखिए, नाउ क्या लिख देंगे, नाउ अब बोल दीजिए, क्या हम इक्वेशन नहीं लिख देंगे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू जो ये स्लोप लिखे थे। अब ये जो स्लोप मैंने यहाँ पे जो ये जो स्लोप लिखा था, ये जो स्लोप लिखा था, इस स्लोप के जगह बस हम क्या यूज कर देंगे बताओ तो, m के जगह क्या यूज कर देंगे बच्चा, बोलो जल्दी। हाँ, यहाँ पे dy/dx यूज कर देंगे, किस पॉइंट पे, x1, y1 पे, और इनटू क्या कर देंगे, x माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन जो हमने बनाया, ये कहीं कोई बहुत भयानक ड्राइव करके बना दिया नहीं, ये तो सिंपल इक्वेशन था। इसको फॉलो कर रहा था, किसको फॉलो कर रहा था, इस इक्वेशन को, कि y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, और m जो था वो उस लाइन का स्लोप था। अब जो इस लाइन का स्लोप है वो एक्चुअली इस कर्व के स्लोप के बराबर है, और कर्व का स्लोप किसके बराबर है, dy/dx के, इसीलिए dy/dx यहाँ आ गया। तो देयरफॉर y माइनस y1 ये पूरी जगह m की हो गई, और ये क्या हो गया बताइए, ये आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 से ये इक्वेशन जो है वो मैच कर रहा है, और बस इस स्लोप ऑफ लाइन उस कर्व पे उस स्लोप के बराबर निकला। ठीक है, अब देखिए, जब इतना सा पता चल गया तो अब सवाल आता है कि सर क्वेश्चन वह कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया है और एक ज़बरदस्त सवाल ले लेते हैं। पहले एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम लोग जो हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएँ। क्वेश्चन ये था कि एक कर्व दिया था y इज इक्वल टू -5x² प्लस 6x प्लस 7, और बोला था इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन पता करिए। इस लाइन का इक्वेशन, यानी इस लाइन का इक्वेशन नहीं, इस कर्व पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जो है वो पता करिए एट पॉइंट, कितना दिया हुआ था, एट पॉइंट P 1, 2, 35/4। ये क्वेश्चन था, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना था। ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए पॉइंट मालूम चल गया, मतलब हमको क्या क्या मालूम है बोलो, x1 मालूम है, y1 मालूम है, बस क्या पता करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस इक्वेशन का dy/dx निकालेंगे। तो सिंपल सोल्यूशन है कि सबसे पहले तो क्या करिए, dy/dx निकालिए, कितना आएगा बोलिए, -10x प्लस 6 आएगा। अब ये जो स्लोप निकला ये इस पॉइंट पे निकालिए, क्योंकि जो कर्व का स्लोप उस पॉइंट पे होगा वही टैंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, ये इसमें पुट कर देना होता है। तो क्या लिखेंगे, dy/dx, यहाँ क्या लिखेंगे 1/2, और यहाँ क्या लिखेंगे 35/4। अब लोग सवाल पूछेगा सर इसमें y वाला पुट कहाँ करेंगे, यहाँ y नहीं आया है। हो सकता है कुछ इक्वेशन ऐसा होगा जिसमें y आएगा, जब नहीं आया तो हम लोग जो दिया है वही ना पुट करेंगे भाई। तो हम लोग सिर्फ इसमें क्या पुट करेंगे, 1/x वाला वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे -10, तो कितना आया ये, 11। देखिए तो अच्छे से, ये 1 आया क्या,
कितना आ गया? 1. ये 1 आ गया, ठंडा हो गया। नहीं इसको इसीलिए बनवाए थे कि तो ये आपको क्या मिल गया? dy/dx मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने की बारी आई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या होता है भाई? उस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं? y माइनस y1। तो y1 कितना है? वो पॉइंट कितना है? 35/4। उसके बाद में क्या था? dy/dx एट इस पॉइंट पर कितना निकला हुआ है? 1 इंटू क्या लिखेंगे? x माइनस x1। इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना है। y माइनस 35/4 इज इक्वल टू x माइनस हाफ। तो y इज इक्वल टू x माइनस हाफ प्लस 35/4। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 2 35। तो ये फाइनली आ जाएगा x प्लस 33/4। तो देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन। यही था बॉस टॉपिक कि हम लोगों को किस तरीके से किसी एक गिवन पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होता है। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। तो इसका बस स्टेप्स जो है वो स्टेप्स एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो कर्व दिया होगा उसका क्या पता करिए? dy/dx पता करिए। फिर दूसरा स्टेप उस पॉइंट को उसमें पुट करके dy/dx उस पॉइंट पे निकालिए। तीसरा स्टेप जो पॉइंट दिया होगा उसमें y1 और x1 के जगह पुट करिए और जो स्लोप की जगह है वो लिख दीजिए। इसको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करिए, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। बस तो ये क्वेश्चन के साथ ही बताया है मैंने, जुनैद। तो आपको ये समझ में आ गया बच्चा जुनैद? या एक क्वेश्चन और ले लें? एक क्वेश्चन और, चलिए ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो एकदम देखते हैं, ढूंढ के निकालते हैं एक सवाल। Let's take a question of, this is question of CBSE 2011. Find equation of tangent to the curve y square is equal to 4x at 1, 2। ठीक है भाई, देखें। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले क्या करना है? dy/dx। तो अगर हम लिखेंगे यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो dy/dx निकालने के लिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन शुरू होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा? 2y dy/dx इक्वल टू 2। तो dy/dx इज इक्वल टू
2/2y। सॉरी, ये 2 कैसे लिख दिया, कमाल कर दिया हम। यहाँ क्या होगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4। फिर ये 2 से 2 कटेगा, कितना आया 2/y। फिर dy/dx निकालने के बाद नाउ हम लोग को क्या करना है, dy/dx उस पॉइंट पे पता करना है। किस पॉइंट पे, 1,2 पर। तो यहाँ 2/y में बेटा पुट करने के लिए x है कि y है, बताइए जुनैद, x है कि y है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो पुट करने के लिए यही पॉइंट पुट होगा, y पुट होगा। x की तो इसमें एक्सप्रेशन में जगह ही नहीं है, कहीं x है ही नहीं, तो y वाला पार्ट पुट करेंगे। तो y वाला पार्ट क्या है बोलिए, 2 है बेटा। तो 2/2 कितना हो गया बताइए, 1। इसका मतलब कि इसका जो स्लोप निकला इस कर्व का, उस पॉइंट पे क्या निकला, 1 निकला। ठीक है, अब स्लोप मालूम है और हमको क्या मालूम है बेटा, पॉइंट भी मालूम है। तो पॉइंट को हम किससे कंपेयर कर लेंगे, x1, y1 से। तो मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जरा फिर से बोलिएगा। मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx एट x1, y1, और यहाँ पर क्या था, x माइनस x1, यही था ना। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताइए, y माइनस y1 मतलब कितना पॉइंट है बेटा, 2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y माइनस 2, dy/dx कितना निकला है 1, और x माइनस क्या लिखेंगे 1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज y equal to x plus 1. So this is the required equation of tangent. So easy. बोलिए जुनैद। आपके लिए एक क्वेश्चन और बता भी दिए। और अगर आप समझ गए तो एक लाइक भी कर दीजिए, मतलब एक लाइक तो बनता है। और इस पे ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, फिर अलग अलग तरह के ना इक्वेशंस आपको वो देगा, और इस पे ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपसे वो, थैंक यू फॉर योर लाइक। तो इस पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि इसमें जैसे अलग अलग कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल सा चीज़ है। जैसे बोलेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए, उस पॉइंट पे गुजर रहा है, और वो थोड़ा सा जैसे एक सीबीएसई का क्वेश्चन में क्या करेगा कि dy/dx उसको मालूम है कि निकलवाना है। अब dy/dx उसको निकलवाना है तो x को भी कोई और टर्म्स में दे देगा, y को कोई और टर्म्स में दे देगा, और फिर आपको क्या होगा, हाँ 2 मार्क्स नहीं, 2 मार्क्स तो नहीं, मतलब आई थिंक हाँ इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। फिर इसमें जैसे मान लो कि अगर कोई डिफरेंट टाइप का कोई सिनेरियो पुट करता है ना, कोई डिफरेंट क्वेश्चन पुट करता है तो उसके फिर मार्क्स बढ़ जाते हैं, 3 मार्क्स तक जाता है। और ये 3 मार्क्स तक ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से जाता है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि एक क्वेश्चन लेने दीजिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
find the equation of tangent which is parallel to x-axis. अच्छा, इसमें नॉर्मल भी आता है. हाँ, गुड गुड जुनैद, एकदम सही बोला. और नॉर्मल वाला जो होता है उसमें बस थोड़ा सा फर्क है. अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि पैरेलल टू सम लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल और परपेंडिकुलर टू सम लाइन. तो उसमें फिर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. तो एक लाइन का स्लोप अगर मालूम है हमको तो अगली लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से और कुछ वो ग्रुप वाला क्वेश्चन, कौन ग्रुप वाला क्वेश्चन जुनैद? वो इंटीग्रेशन वाला. कौन वाला क्वेश्चन बच्चा, एक बार बताना, कौन ग्रुप वाला क्वेश्चन? अच्छा, वो इंटीग्रेशन वाला. ओके, ठीक है. उसको हम लोग कहाँ तक बनाए थे? अच्छा, ठीक है, 1 मिनट. ठीक है, वो क्वेश्चन हम बता रहे हैं. पहले अगर आप ये वाला क्वेश्चन जो है ये अगेन CBSE में आया है और मुझे लगता है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिए तो मज़ा ही आ जाए. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एक कर्व पे जिसका x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 - cos थीटा और जिसका y दिया हुआ है थीटा - sin थीटा. ये दोनों एक कर्व है. आपको इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे. ये बनाइए तो क्या होगा इसका आंसर बताइए. तब तक मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ आपको.
इसको कैसे करोगे जुनैद? पहले dy बाई डी थीटा निकालेंगे, फिर dx बाई डी थीटा निकालेंगे। पहले dy बाई डी थीटा निकालो, फिर dx बाई डी थीटा निकालो, और फिर उसके बाद में dy बाई dx निकालो। पहले dy बाई dx निकालो, हम बता रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि dy बाई डी थीटा निकालिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर dx बाई डी थीटा निकालिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर dy बाई dx निकालिए, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। उसके बाद क्या करना है कि ये होने के बाद इसमें आप जेई के लिए देख सकते हो केशव। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करिए कि 1 माइनस कॉस थीटा होते ही जो है वो यहाँ पर हम लोगों को dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो यहाँ थीटा पाई बाई 4 डाल दीजिए, यहाँ पे पाई बाई 4 डाल दीजिए। ठीक है, आपको पता है कि ये आ जाएगा 1/√2, ये आपका 1/√2। तो फाइनली एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो ये √2 - 1 आएगा, है ना। एक बार जब आपको स्लोप मिल गया तो अब आप यहाँ ध्यान दें, आपको ये पता था बेटा कि x 1 माइनस कॉस थीटा है और y जो है वो 1 थीटा माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ पे थीटा पुट करते ही आपको x और y का पॉइंट भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग को इक्वेशन ऑफ स्लोप चाहिए किसी पॉइंट पे तो पॉइंट तो निकालना पड़ता है x और y का, है ना। तो x और y का हमको पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो x और y जो है वो पॉइंट आप कैसे निकालिएगा, तो आप x को लिखिएगा कि 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, और y को भी आप क्या लिखिएगा
दैट इज पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4। तो आई थिंक यहाँ से x आ जाएगा आपका 1/1 माइनस 1/√2 और आपका y आ जाएगा बच्चा पाई बाई 4 माइनस 1/√2। तो x और y आपको पॉइंट मिल गया, x और y पॉइंट मिल गया, dy/dx मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो गया, है ना। क्वेश्चन कैसे बनाना आसान हो गया, y माइनस y1। तो y1 क्या पॉइंट था भाई, पाई बाई 4 माइनस 1 क्या था, √2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना आया हुआ है, √2 माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस x1। x1 कितना था, 1 माइनस 1/√2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, 1 माइनस 1/√2। तो ये तुम्हारा ये बन गया भाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, यहाँ से y और x में आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये भी सीबीएसई में आता है। तो ये क्या ये सब जो चीज़ें हैं ये जेई में भी आ सकता है, सीबीएसई में भी आ सकता है। क्या यूज़ किया है इसमें, इसमें यूज़ ये किया है कि बॉस अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दिए, मतलब x को किसी पैरामीटर में दे दिए, y को किसी पैरामीटर में दे दिए, तो अगर ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन डाल दिए हैं तो फिर क्या होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन डाल दिए तो पहले उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो है हम लोग dy/dx निकाल लेंगे। और जो पैरामीटर दिया है वो पैरामीटर का वैल्यू दिया होगा, उस वैल्यू को डाल के x और y का पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो हमको सारा काम पता चल गया भाई। क्या बस इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ओके जुनैद, समझ में आ गया आपको। और जो लोग भी देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ठीक, अब जो वो वाला एक क्वेश्चन था, वो फॉर x ग्रेटर देन 0 अगर f(x) बराबर है 1 से x log बेसी t by 1 plus t dt। ठीक है, तो इसमें जो है यही क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोगों को पूछा ये था कि फाइंड करना था f(x) प्लस f(1/x) और प्रूफ करना था हम लोगों को कि f(e) प्लस f(1/e) जो है वो क्या होगा, यही करना था ना।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है, तो ये एक डाउट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक्चुअली ना बच्चा एक हमको लगता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है, और वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो है ना, वो क्या प्रॉपर्टी है। तो इस सॉल्यूशन से पहले ना ये जान लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली इसका जो प्रीरिक्विजिट है वो इम्पॉर्टेंट था, कि इसमें क्या जानना इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो प्रीरिक्विजिट है वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर जैसे कोई फंक्शन है, एक्स वेरिएबल में एफ एक्स डी एक्स लिखा है, ए से बी इसका जो इंटीग्रेशन होता है, तो ये ए से बी ही रहेगा। और आप जो है वो इसमें सिर्फ अगर वेरिएबल चेंज करें, सिंपल इस फंक्शन को किस में लिख लें, थीटा में, और यहाँ एफ टी डी थीटा, तो ये आप कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर आप सिर्फ अंदर का वेरिएबल चेंज करें तो ऐसे ए बी आप ये काम कर सकते हो। तो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, पहली प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना जो होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अपने बनाने पे। तो सबसे पहले तो एफ एक्स तो मालूम ही है हमको, हम क्या करते हैं एफ वन बाई एक्स निकाल लेते हैं। एफ वन बाई एक्स मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये मेरा 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में यहाँ पर क्या रहेगा, लॉग बेस ई टी बाई 1 प्लस टी, यहाँ पे क्या है डी टी है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे कैसा काम करेंगे कि हम लोग ये लेट कर लेंगे कि जो मेरा u है उसको हम 1 बाई टी, या फिर t को, सॉरी नॉट t को हम 1 बाई यू लेट कर लेते हैं। ये हमने आपसे कहा था कि ये करने से फ़ायदा है। और फिर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी टी बाई डी यू, ये -1 बाई यू स्क्वायर आएगा। तो डी टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर। और इस चीज़ से फिर हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर t जो है वो 1 बाई यू है, तो अगर t इक्वल टू 1 होगा तो जाहिर सी बात है मेरा जो u होगा वो भी 1 होगा। और अगर t इक्वल टू मेरा 1 बाई एक्स होगा तो u जो होगा वो मेरा 1 बाई एक्स, यानी कि वो x हो जाएगा। तो जो लिमिट्स होते हैं वो लिमिट्स इस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने इसमें फिर हम आगे आपको बताए थे कि f1 बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये मेरा x हो जाएगा, और यहाँ पर log बेस e 1 बाई यू हो जाएगा बेसिकली, और ये 1 प्लस 1 बाई यू हो जाएगा, और डी टी की जगह हम लोग यहाँ पे माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये 1 बाई एक्स है और ये log बेस e 1 बाई यू है। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो ये u प्लस 1
बाई यू होगा, और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये डी यू बाई यू स्क्वायर होगा। तो इस u से एक ये कट सकता है। तो फाइनली मैंने आपको बताया था कि, और ये log 1/u को मैंने बताया था कि ये माइनस log u हो सकता है, और यहाँ पे इस ये 1+u लिख सकते हैं, यहाँ du/u, और इंटीग्रेशन के बाहर जो माइनस है वो तो है ही, तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का ये log eu/u इंटू u प्लस 1 इंटू du ये बाकी रहेगा। ये था मेरा f1/x। यहाँ तक हम लोग जो है वो उस दिन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना था हमको, नाउ चूँकि हमको फंक्शन पता करना है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर दें, तो ऐड करने से पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रल वाला। क्या वो प्रॉपर्टी था यार डेफिनेट इंटीग्रल वाला, कि अगर आप वेरिएबल में बस चेंजेस करते हो, तो यानी f1/x ही है ये, बस ये 1/x यहाँ रहेगा, एंड जस्ट मैंने बस वेरिएबल में चेंज किया, इसको t कर दिया, इसको t इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस ये t+1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, dt। तो ये जो यहाँ से जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है बॉस, ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं बताया गया है तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके, अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है तो ये क्वेश्चन इनडेफिनेट में दिया गया है, बट इट इज़ यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट, या फिर आप डेफिनेट का अगर पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेट की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ यहाँ पे किया गया। अब क्या है कि जैसे ही आप जोड़ेंगे fx प्लस 1/fx को, तो fx आपको पता है कि इट इज़ 1+x log बेस ई टी है, यहाँ नीचे 1+t है, और फिर f1/x आपको अभी अभी पता चला कि ये 1/x, और ये भी log t/t इंटू 1+t है, और यहाँ पे भी dt है, यहाँ पे भी dt है, दोनों का इंटीग्रल का लिमिट सेम है, तो ये एक ही इंटीग्रल एक ही छत के अंदर जो है वो आ गया, और एक छत में आते ही जो है वो आप यहाँ से इसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐड करिएगा तो इसमें आपको पता है कि यहाँ log ई टी और ऐसे 1+t कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, 1/t बचेगा, और यहाँ dt है। फिर आप इसको क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, दिस इज log ई टी बाई 1+t, तो ये हो जाएगा बच्चा t+1/t। तो फिर आपको दिख रहा है कि ये और ये फिर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज 1+s log ई टी, और यहाँ मेरा dt, यहाँ भी dt है। अब ये बड़ा सिंपल इक्वेशन हो गया है, तो सिंपल डेरिवेटिव है कि अगर हम लोग z ले लें log बेस ई टी को, तो dz/dt 1/t होता है, तो dz इज इक्वल टू dt/t होगा। तो यहाँ से ये जो पूरा इंटीग्रल है वो आप लिख सकते हैं कि dt/t की जगह आप dz लिख लेंगे, और log t को आप, तो ये z dz में चेंज हो जाएगा। और आप चाहें तो इसमें लिमिट्स भी यहाँ पे चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज लिमिट, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि z को आपने log t माना है, तो जब t 1 होगा तो log 1 आपका क्या होता है बेटा, 0, तो देयरफॉर लिमिट्स को हम बहुत डिफरेंट कलर से लिख दे रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। और जब आप इसको x मानिएगा तो ये आपका लिमिट जो है ये log e x हो जाएगा। तो z dz का जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आपको करना है। और फाइनली आपको पता है कि
दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका z²/2 और ये 0 से कहाँ तक जाएगा बच्चा, log e x तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि log e x का स्क्वायर करेंगे आप और ये /2 और -0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही रहेगा। तो ये फाइनली जो है वो ये आपका आंसर आ गया। तो यही है आपका एक्चुअली जो f(x) प्लस f1/x निकालना था, वो यही इक्वेशन है, x के टर्म्स में ये फंक्शन आ गया है। तो ये इस तरीके से होता है। ये था आपका क्वेश्चन। अब इसमें प्रूव करना था ये वाला पार्ट कि fe और f1/e। तो एक बार इसमें fe डाल देना है, तो fe डालेंगे x के जगह में, तो ये 1/e अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो log e जो होता है बेटा वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यानी जैसे ही आप x के जगह e डालोगे तो ऑटोमेटिकली 1/e हो जाएगा। मतलब यहाँ e हो गया, ये इसका स्क्वायर/2, बेस और ये दोनों सेम होता है तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर/2 ये आ गया 1/2। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो बोलिए जुनैद। तो प्रॉपर्टी 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन का आपने यूज किया एंड फाइनली जो है आप इस इंटीग्रेशन को बना पाए। ये था प्रॉपर्टी 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी 1 जो है ये जो होता है, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी 1। ऐसा क्वेश्चन और जो इस तरीके का यूज करे, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो हाँ पीडीएफ, हम तो इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ तो हम अटैच कर ही दे रहे हैं, डोंट वरी। और तो यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टी 1 का इस्तेमाल हुआ, ये आपके लिए जो है ना ये इम्पोर्टेंट था। ये अगर आप जानते होते डेफिनेट इंटीग्रल की, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी होती है, इसी का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। मतलब सिर्फ वेरिएबल चेंज कर देने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। और आप बोलोगे कि सर इसका प्रूफ अगर आप ऐसा करने से क्यों चेंज नहीं होता है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कोई तो प्रूफ है भी नहीं इसका। अल्टीमेटली दोनों का आंसर इक्वल आता है, दैट्स वाई इसका कोई चेंज इसमें वेरिएबल जैसे इस तरीके से चेंज करने से, है ना, बस इसमें ध्यान रखना है कि मैंने ए और बी के लिमिट्स को चेंज ना किया। तो जैसे यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो मेन जो ये जो यहाँ पे जो ये लाइन लिख गया है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन था कि यहाँ पे वेरिएबल को बिना चेंज किए जस्ट मैंने यू को रिप्लेस कर दिया टी पे। कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू को आप पूरे टी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ऐड अप किया, ऐड अप करने के बाद फाइनली वी गॉट इट हियर। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, वीडियो तो आपको आ ही गया है एंड फाइनली यू कैन सी। चले फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।